तो आज क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने और एक्स सीएम भूपेश बघेल ने, पहले दोनों के बयान सुनिए। हत्या दिवस है 1975 में आज के दिन ही इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और आज इस अवसर पर हम सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी करते हैं जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातना सही है और उनके सम्मान में हम लोग लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित भी किए हैं जिनके माध्यम से उनको 25,000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में देते हैं और पिछला जो 5 साल में उनको राशि नहीं दी गई थी उसको भी इकट्ठे हम लोगों ने देने का काम किया। तो युद्ध होता तो इमरजेंसी सिचुएशन बनता ही है, उसमें कहने क्या बात है। देखिए एक चीज है, जो उस समय जो परिस्थिति थी इसके हिसाब से इंदिरा जी ने निर्णय लिया और लोकसभा में उसे पारित किया गया। जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसे उसके अनुरूप किया गया और घोषित रूप से इमरजेंसी थी। यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी निशाना साधा और पलटवार में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने क्या कहा, यह भी सुनिए। तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप छीनना, इस सरकार में कोई खुलकर बोल नहीं सकता, वीडियो फोटो बना नहीं सकता, मतलब इस सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। राज्यपाल जाकर जिलों में बैठक करना, तो ये अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तो अपनी नौटंकियां करना बंद करे। आपातकाल इस देश के लोकतंत्र पर बड़ा आघात था। तार-तार करने का, देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का काम हुआ है। दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर आपातकाल की सारी बातें जनता के बीच में आनी चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के मद में देश के लोकतंत्र को गिरवी रखने का काम किया, देश के निर्दोष लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, इमरजेंसी के पूरे हुए 50 बरस बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। बघेल बोले मजबूरी में लगाई 2.5 साल की इमरजेंसी, मोदी सरकार में 11 साल से उससे खराब स्थिति। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का हत्यारा, इमरजेंसी सिख दंगों को बताया पार्टी का नगीना। आपातकाल के 50 साल पर सियासी बवाल, इमरजेंसी वर्सेस अघोषित आपातकाल। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। धनंजय ठाकुर साहब, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल फुसतकर जी हमारे साथ जुड़ गए, अनिल जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आ जाता हूं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। धनंजय ठाकुर साहब, मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 2.5 साल था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 50 साल बाद भी उसका दंश जो है वो कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से झेलना पड़ता है। हालांकि देखिए, दबी जुबान से ही सही अब स्वीकार करने लगे हैं कि गलती हुई थी। क्या स्वीकार करेंगे कि हां वो गलती हुई थी? उसके बाद बीजेपी उसको जिस तरह से यूटिलाइज कर रही है पॉलिटिकल मोटो के तौर पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर आपातकाल इस देश में लगा, जो संवैधानिक तौर पर लगा, जो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात लगा, जिसकी सदन में भी चर्चा हुई थी उस दौरान। और उस दौरान आप देखेंगे 21 महीने के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी एक कार्यक्रम की सभा में गई थी यवतमाल पे, तो उन्होंने निश्चित तौर पर उस आपातकाल के लिए खेद भी प्रकट किए थे। और जिस दिन आपातकाल लागू हुआ उस दिन भी इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाते हुए जो बातें कही थी, बड़े मैं दुखी मन से और बहुत ही कठिन समय मेरे लिए है, ये अखबारों की सुर्खियां रही है। आज हम आपातकाल पर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इस देश में आपातकाल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और आज जो घोषित आपातकाल है 11 साल से चल रहा है, इसकी वजह भी क्या है? उस दौरान अगर आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी है, उसके लिए इस देश में जो विपक्षी दल थे, चाहे वो
जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी हो, चाहे मोरारजी देसाई की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी जो आज है, जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, इनके अराजकता के चलते, इनके उपद्रव के चलते इस देश में इमरजेंसी लगाना पड़ा था। और यहां तक कहा जाता है कि मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस जो अमेरिका के CIA के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, इस देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते थे। और जयप्रकाश नारायण जी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि उस दौरान सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने फौज से और पुलिस से विद्रोह करने का आह्वान किया था, युवाओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। 20 दिन तक उस दौरान ट्रेन को रोकी गई, देश की जनता को ट्रेन नहीं मिल रहा था। आपको याद होगा, आपातकाल पर अब चर्चा कर, इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उपद्रवी कौन थे? वो उपद्रवी जनसंघ के लोग थे, उपद्रवी जयप्रकाश नारायण के पार्टी के लोग थे, उपद्रवी जॉर्ज फर्नांडिस के पार्टी के लोग थे जो अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। और एक देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है देश को सुरक्षित रखना। जब हमारे देश के लोग, चाहे मोरारजी देसाई हो, जैसे आरोप लगता है, पुस्तक पूरी लिखी गई थी, उस पुस्तक में मोरारजी देसाई को कहा गया कि CIA के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस पर आरोप लगा कि CIA के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और उसके समर्थन में कौन खड़ा था? आज की भारतीय जनता पार्टी, जो समय जनसंघ हुआ करती थी जी। और देश के संविधान में तो है आपातकाल, देश को नियंत्रित करना था, सुरक्षित करना था, लोगों को व्यवस्थाएं देनी थी, बाहरी ताकतों के साथ जो भारत में घुसे लोग मिले थे उनको रोकना था, लगाया आपातकाल। और खेद भी प्रकट की इंदिरा गांधी जी ने। क्या मोदी जी बताएंगे कि आज 11 साल से घोषित आपातकाल है? क्या मोहन भागवत जी बताएंगे ये घोषित आपातकाल में वो खुद कहीं बात नहीं कर पाते हैं? तो उस समय जो घोषित आपातकाल था उसके उपद्रवी आज के लोग थे, और आज घोषित आपातकाल जो लगा है उसके लिए भी संघ और भाजपा ही जिम्मेदार है। ये पत्रकारों को बोलने नहीं जाता, ट्रेन लोगों को नहीं मिलता, महंगाई से लोग मार खा रहे हैं, तो ये दोनों के लिए जिम्मेदार है लोग। ठीक है, चलिए राजीव चक्रवर्ती साहब, ये कहते हैं ना कि किसी पुराने पॉलिटिकल विषय का कितना यूटिलाइज किया जा सकता है, या किसी भी विषय का, वो बीजेपी से सीखना चाहिए। एक भाई रिसर्च होनी चाहिए कि एक मुद्दे को जिंदा कितने दिनों तक रख सकते हैं और उससे कितना हम बेनिफिट ले सकते हैं, यह कहा जाता है बीजेपी के लिए। उसी दिशा में एक और बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए आपका यह पूरा विरोध प्रदर्शन देखा जाए कि 50 साल पहले क्या हुआ था उसको लेकर के आज हम ये कर रहे हैं, या सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं आप बस कि भाई आप हम पर उंगली मत उठाओ इसलिए हम आप पर उंगली उठा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मौके कम मिलते हैं ना, विपक्ष में तो ज्यादातर कांग्रेस ही है, तो आप उंगली उठा नहीं पाते। तो चलिए 50 साल पुराने मामलों में ही, वो बीच में एक मीम्स भी चल रहे थे कि कुछ भी होता था तो नेहरू जी जिम्मेदार थे, तो वो अब थोड़ा कम कर दिया आपके नेताओं ने, वरना हर चीज के लिए नेहरू जी को बोलते थे। बताइए सर। अभिलाष जी, सबसे पहले तो जो निर्दोष छात्र आपातकाल की स्थिति में जो गायब हो गए, आज तक जिनकी ना लाशें मिली, ना जिनका पता ठिकाना मिला, और उन परिवारों को जो दर दर की ठोकरें खाते रहे, जिनके घर के लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, जिनके राशन पानी तक बंद कर दी गई, और उन युवाओं को जो संजय गांधी की सनक में जिनका बधियाकरण कर दिया गया और नसबंदी कर दी गई, उन सारे लोगों को मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन परिवार को ईश्वर शक्ति दे बताता हूं। आपके लिए जरूर अभिलाष जी, आपके शब्दों को मैं सुन रहा था, ये एक इवेंट हो सकता है, लेकिन कोई काला अध्याय अगर हो, अगर 84 में सिखों को घर से निकाल कर जलाकर मार दिया गया, और हम अगर उसकी बात करते हैं कि देश में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए इवेंट हो सकता है, हमारे लिए वो काला अध्याय है। अगर देश में प्रेस की बिजली काट दी गई कि केवल आप इंदिरा जी की स्तुति करोगे और आपकी प्लेट हम सुनेंगे आप क्या लिखते हो, अगर स्तुति में लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके पेपर को जब्त कर लिया जाएगा, आपके टीवी संस्थान की बिजली काट दी जाएगी, आपके पत्रकार को जेल में रख दिया जाएगा। उस भयावह इतिहास को यदि हम अगर याद नहीं करेंगे तो इतिहास में माफ नहीं करेगा कि देश में 2.5 साल इतने बड़े लोकतंत्र को कैद करके रखा गया, एक परिवार के द्वारा, एक जागीरदार के द्वारा, और कहा गया कि अनुशासन का पर्व है। और अभी मेरे मित्र से कह रहे थे कि देश के अराजकता फैल गई थी, यानी विपक्ष अगर प्रदर्शन करते हो अराजकता है। यदि विपक्ष कहे कि आपको अदालत ने आपकी चुनाव की चुनौती दी और चुनाव को शून्य कर दिया गया है, तो देश में आपातकाल ले आओ, यह कैसी स्थिति है अभिलाष जी? यदि आप उसे जस्टिफाई कहते हैं कि वो सही हुआ था, तो मैं आपके सामने भी नतमस्तक हूं, लेकिन यह काला अध्याय था, काला अध्याय है, और आगे भी 100 वर्षों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है उससे कहा जाता है कि यहां न्याय के रूप में, चौधरी के रूप में, यहां ईश्वर खुद साक्षात
यहां पर न्याय करता है, और वही लोग अन्याय करने लगे, लोकतंत्र को बर्बाद कर दे, और उनके उसी राजतंत्र परिवार का नवासा आकर यह कहे लोकतंत्र की दुहाई दे, संविधान की दुहाई दे, तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। शायद आपको मालूम नहीं कि हजारों, आपकी शायद उम्र भी नहीं थी अभिलाष जी, उस दौर को पूछेगा अनिल पुसतकर जी से, घर से निकाल निकाल के पत्रकारों को जेल में निरुद्ध किया जाता था। घर से निकाल निकाल कर अगर कोई मीसा कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता 2.5 साल तक। अरे मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस को फर्जी केस में डाला गया कि आपने बड़ौदा में डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जयप्रकाश नारायण, लोक नारायण, किसी सरकार ने उपाधि नहीं दी थी, ठीक है, जनता जनार्दन ने कहा था लोक नारायण जयप्रकाश उपाध्याय, तो लोक के नारायण को जेल में रख दिया। उन्होंने पटना में रैली की, गांधीनगर में रैली की, और वो ऐतिहासिक रैली थी, भूतो न भविष्यति, वो ऐतिहासिक रैली कि लोकतंत्र अंततः बचा और इस परिवार के कब्जे से मुक्त हुआ। तो ये जरूर है कि आप कहते हैं कि उसे याद न किया जाए, पॉलिटाइज न किया जाए, ग्लैमराइज न किया जाए, मैंने ये काले अध्याय को हमेशा हिरोशिमा दिवस, आपकी याद में जो सेलेक्टेड, अब राजीव जी सुनिए, आपकी यादों में जो सेलेक्टेड है ना, जो आप चुन चुन के याद करते हैं ना, आपकी यादें भी बड़ी पॉलिटिकल हो गई हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं, चलिए आपको मैं याद दिला देता हूं। बहुत गलत हुआ था कि हमारे प्रेस की बिजली काटी गई थी और हमारे अखबार नहीं छपने दिए गए थे इमरजेंसी में, पर यह बहुत गलत नहीं हुआ कि आज जब चाहे तब सरकार सोशल मीडिया बंद कर लेती है। सुनिए, सोशल मीडिया बंद करके आप इंटरनेट बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं राज्यों में? क्या वो आप अघोषित आपातकाल पर क्या फिर कांग्रेस के बयान सही है? एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, आप सुन लीजिए, सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, आप समझिए, आप जो कह रहे हैं आप उसको अपने राज्य में होता हुआ देखते हैं, तब आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं मैं वो बताता हूं। आप कह रहे हैं कि प्रेस की बिजली काटी ताकि लोगों तक संदेश ना जाए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं जब इमरजेंसी आपको लगता है कि सिचुएशन खराब है। मैं बस ये बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इमरजेंसी लागू करते हैं, आपको जब लगता है कि भाई ये जस्टिफाइड है, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। दूसरी चीज सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आपने पोस्ट, अब मैं बता रहा हूं, लोकसभा के अंदर आप एक पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडमेंट लेकर के आए, अमेंडमेंट बिल, आप मेरी बात सुन लीजिए सर, उस पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या लिखा है मैं अब बताना नहीं चाहता था, अब बता देता हूं। उसके अंदर यह सुधार है कि सरकार चाहे तो किसी की भी निजी चिट्ठी को, आप दिखाइए, उनको दिखाइए, किसी भी निजी चिट्ठी को खोलकर पढ़ सकती है। क्या यह बात नहीं है? आप बता दीजिए उस अमेंडमेंट में क्या यह नहीं है? व्यक्तिगत आप स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की तो छोड़िए, जो प्राइवेसी है वो कहां गई? आपने क्या नए सूचना एवं प्रौद्योगिकी बिल में यह अमेंडमेंट नहीं कर दिया है कि आप जब चाहे किसी का व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं? आपने प्राइवेट कंपनियों को विदेश की इसके लिए बाध्य नहीं किया है कि आप हमें एक्सेस दीजिए। तो यानी आप मानते हैं अभिलाष जी कि संविधान की हत्या दिवस सही था? अगर आप मानते हैं संविधान की हत्या दिवस सही था तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अभी आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं अपने शब्दों को लेकर सक्षम हूं, आपके शब्दों की जरूरत नहीं है मुझे। मैं राजीव जी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप सत्ता में होते हैं उस वक्त यह कहा जाता है कि हालात ऐसे थे, जब आप अभी कर रहे हैं तो मैं आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि हमको सोशल मीडिया देखना पड़ेगा कि कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आपने एक अमेंडमेंट लाया कि भैया हमको सबके व्हाट्सएप चेक करने का अधिकार दीजिए, आपने ले लिया खुद से। आपने काम किसी की भी चिट्ठी खोल के पढ़ सकते हैं, आपने ले लिया। इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप इमरजेंसी लगा रहे हैं, आप तानाशाह हैं, आप आपातकाल लगा दिया आपने प्रदेश में। इसका मतलब यह है कि आप व्यवस्था के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से चीजों में बदलाव ला रहे हैं ताकि देश और राज्य की सुरक्षा और सहिष्णुता बनी रहे। मैं आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा था, मैं तो आपको कंपेयर करके बता रहा था कि आपकी यादें जो है ना वो एक तरफा हो गई हैं थोड़ी सी, मैं बैलेंस कर रहा था। तो ऐसे जैसे हम आप पर भरोसा करते हैं एक चुनी हुई सरकार के तौर पर, उस वक्त सरकार के पास जो जिम्मेदारी थी उन्होंने किया। की तरह दुष्टता नहीं कर सकते हैं जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। तो उस वक्त सरकार ने किया, उसको बाद में उन्होंने अपनी तरह से जस्टिफाई भी किया था, पर उस चीज को लेकर अब मान लीजिए आज आपने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लाए, इसके 50 साल बाद कांग्रेस जाके एक कहे कि भाई ये निजी स्वतंत्रता हत्या दिवस हम बना रहे हैं 50 साल बाद, आपको कैसा लगेगा सर? आप समझिए इस चीज को। मेरा वहां से सवाल था। अब मैं आ जाता हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, जनता के बीच जाए, हाँ होता है पॉलिटिकल में। अनिल जी मुझे ये बताइए, ये जो इतिहास को लेकर के पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस भी करती रही है और इतिहास को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है, इससे हमारी नई पीढ़ियों को कोई फायदा है क्या? क्या सीख नहीं लेते हम केवल इनका फायदा लेते हैं। हमने सीख नहीं ली। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया,
अभी भी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता है, देश में बहुत सारे मामले आते हैं। तो सीख तो हम लेते नहीं है गलतियों से, कुछ मजे लेते हैं, उसका फायदा लेते हैं। यह कितना दुखदाई है लोकतंत्र के लिए। नहीं, मैं तो एक तो सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने आपातकाल जैसे मुद्दे को डिबेट के लिए चुना, और तो मैं कहीं देख नहीं रहा था, लेकिन आपने चुना। बहुत इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, और आज का दिन तो उसके लिए तो खुद इंदिरा गांधी ने भी खेद प्रकट किया था, खुद कांग्रेस ने भी खेद प्रकट किया था। अगर वो सही रहती तो खेद प्रकट करने की नौबत नहीं आती। अगर इमरजेंसी लगाना सही रहता तो कोई खेद क्यों प्रकट करता। देखिए, गलतियां तो थी, उसमें धारा अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार जब निलंबित हो गए थे तो फिर उसके बाद देश में बचता क्या है। तो मैं जो आपका जो मूल सवाल है कि पॉलिटिसाइज करना और उसका पॉलिटिकल जो माइलेज लेना, वेटेज, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कभी किसी चीज में कमी नहीं की है। अगर इमरजेंसी को बीजेपी एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है तो आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताकर कांग्रेस ने आज़ादी के गांधी की हत्या के बाद से आरएसएस को हत्यारा बताकर उसका इशू को खड़ा करते रहे। बाद में जब कोर्ट ने 2-3 बार जो है समन दिया और कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाके आरएसएस की जगह अब गोडसे को हत्यारा कहने लगे। लेकिन फिर अब अभी सावरकर को उठा लिया था, सावरकर के मामले में भी कोर्ट ने अभी जो है संज्ञान लिया है। तो अब क्या कोर्ट ही बताते रहेगा क्या कि आपको इतिहास की इस गलतियों को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए, इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, आपातकाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अभिलाष जी, ये उस इमरजेंसी के जो आर्किटेक्ट थे, भले ही सिद्धार्थ शंकर रे हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले अपने ही शहर के विद्या भैया थे। वो इमरजेंसी के हीरो थे। इमरजेंसी का हीरो, असली हीरो विद्याचरण शुक्ला जी थे। उन्होंने उस चीज को स्वीकारा भी, उन्होंने अपनी गलती मानी भी। अखबार उस समय तो बहुत सारे संचार के माध्यम होते नहीं थे। आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। सोशल मीडिया होता तो फिर वो रुकता भी नहीं। अखबार निकालना बहुत कठिन था। डिप्टी कलेक्टर अखबार के दफ्तरों में बैठे रहते थे और वो देखते थे कि क्या छप रहा है, क्या नहीं छप रहा है। पुरुषोत्तम कौशिक पर हमला हो गया था, चुनाव में उम्मीदवार थे, और पेपर छपने से पहले वो सारे पेपर डंप कर गए। कुछ कॉपियां निकल गई थी, उसी कॉपी को ले लेके पढ़ के लोगों ने बताया। तो माउथ पब्लिसिटी के सिवा उस समय चारा नहीं था। फिर किस्सा कुर्सी का अमृतलाल नाहटा की फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसका प्रिंट ही जला दिए। तो बहुत हुआ है इमरजेंसी में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं मान सकते। रायपुर प्रेस क्लब इस बात का गवाह है। मधु लिमये उस समय के बहुत बड़े नेता थे, वो आज ही के दिन रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस वहां पहुंच गई थी, तो पत्रकारों ने पुलिस को रोक दिया। पुलिस हालांकि जो है एसपी सब आके बाहर रुक गए, प्रेस क्लब के अंदर नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा हमको इनको अरेस्ट करना है। पत्रकारों ने बहुत भरपूर विरोध किया, बोले नहीं आप हमको करिए, आप हमारे गेस्ट हैं। फिर उनको जब वो दुर्ग छोड़े तो उन्होंने उसको मधु लिमये को दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर में ऐसा कौन सा नेता था जो इमरजेंसी में बाहर था, ऐसा कौन सा पत्रकार था जो इमरजेंसी में लिख पा रहा था। और आज की स्थिति को अगर ये अघोषित आपातकाल कहा जाता है, तो आप मुझे बताइए कौन सा नेता जेल के अंदर और कौन सा पत्रकार जो है बंद, और किस सोशल मीडिया पे बैन किया जा सकता है आज की डेट में। आज की डेट में जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उस पे जो अमेंडमेंट और सारे जो पावर जो बैन लगाने की बात है, वो इंटरनल सिक्योरिटी से ज्यादा जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कारण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दंगे भी हो जाते हैं और फिर जो कम्युनल राइट्स के अलावा जो हमारी सीमा पार के आतंकवाद है, वो भी उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो परिस्थितियां उस दौर में नहीं थी। उस दौर में सिर्फ अखबार था, रेडियो था, जिस पर कंप्लीट जो है इमरजेंसी थी। ठीक जी, ठीक है। चलिए धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। देखिए धनंजय ठाकुर साहब, ये गलती हुई थी, सब चीजें बड़ी हुई थी, अब इससे निकलने का क्या तरीका है? कांग्रेस क्योंकि ये तो हर साल आएगा, और जैसे आप उन्हें याद दिलाते हैं गांधी की हत्या का, वो आपको याद दिलाते हैं इमरजेंसी का। ये तो कहते हैं ना, सनातन जैसा सियासत में सनातन मुद्दे हैं, ये आपको मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आप यूज करते रहेंगे। पर इससे आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना आपको। गलती हुई थी, जब सब स्वीकार कर चुके हैं, तो आज की कांग्रेस को इसे स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? दूसरा, आपातकाल, अघोषित आपातकाल आप लोग बोलते हैं, तो सर अघोषित आपातकाल शब्द ही इतना खतरनाक है, आप लोगों ने शायद वो दर्द झेला नहीं है, ये कहा जाता है, इसलिए आपको पता नहीं है कि अघोषित आपातकाल में क्या क्या हुआ था, जिसकी बात अभी अनिल जी कर रहे थे या राजीव जी कर रहे थे। तो दुआ कीजिए कि वो दिन ना आए कि आपको वो स्थितियां देखने को मिलें, वरना विपक्ष के साथ क्या क्या हुआ था
ये सब जानते हैं। मेरे शहर में के पास भी माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे वरिष्ठ पत्रकार, वो छुप छुप करके जिस गांव से प्रेस से अपनी प्रेस छोड़ करके गांव से समाचार पत्र को छाप करके निकालते थे, और जब उनकी वो प्रेस भी जब्त हो गई तो वो हाथ से कॉपियां लिख करके गांव में बंटवाते थे। वो चीजें मैंने देखी है, मैं गवाह रहा हूं, माखन दादा का मैं शिष्य रहा हूं। तो मुझे ये बताइए सर कि जो कंपैरिजन आप लोग कर देते हैं वो सियासी तौर पर उसका नफा नुकसान देखते हैं, उसका कद और पद देखते हैं? क्योंकि आप बोलते हैं आपातकाल, अगर इसका 10% भी लागू हो गया तो बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी? अभी तो 100% लागू है अभिलाष जी, आप तो 10% की बात कर रहे हैं। क्या बात मैं कर तो रहे हैं? कई सारे पत्रकारों को देखा हूं जो पत्रकारिता तो लिखते हैं लेकिन ठीक से बोल नहीं पाते सरकार के खिलाफ। मैं 10 उदाहरण दे दूंगा भाई। आप देखेंगे जो पत्रकारिता की सही जो झंडा उठा के चलने वाले अभिसार शर्मा जी थे, रवीश कुमार जी हैं, आप देखेंगे प्रसून वाजपेयी जी हैं, इनके खिलाफ क्या हुआ? अधिकतर चैनल देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से सुबह आता है। पत्रकार मोदी ने कहा ना कि प्रेस में सेंसरशिप लागू था कि हम खबर बना के उसको ले जाकर दिखाते थे, खबर छापे कि नहीं छापे, आप खबर तो बनाते थे ना। आज तो तय करता है कि पीएमओ ये खबर दिखाना है, तो भाई वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा अच्छा तो आपको धनंजय ठाकुर साहब, आपको ये लग रहा है कि हमारे चैनल पर ये जो डिबेट हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, ये मोदी जी तय करके भेजे हैं कि आप धनंजय ठाकुर साहब को बैठा करके हमको गाली दिलवाई? आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा हो रहा है पत्रकारों के साथ? क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो आपके चैनल का नाम ही लिया, मैं तो कई चैनलों का नाम लिया, मैं तो व्यक्तिगत आप नहीं हूँ। आप तो देख रहे हैं ना आप कह रहे हैं अगर आपातकाल लगा है तो मोदी जी ने हमें क्यों छोड़ दिया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, हम पर कोई विशेष कृपा है? आपातकाल है, आप बैठ करके उनको गाली दे रहे हैं, ये आपातकाल है। विशेष चैनल के बारे में कृपया मुझे ना बुलवाएं। ना मैं गाली, आप यही तो आपकी गलती है कि मैं उसको गाली दे रहा हूं। मैं मोदी जी गाली कहां दिया? आपातकाल की बात कर रहा हूं। आपको बैठ करके, आपको बैठने करके सब बोलने की स्वतंत्रता है का इस्तेमाल किए हो, मतलब यही मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी की अगर कोई बात उठा दे तो मोदी जी को गाली देना हो जाता है। तो ये स्थिति चैनलों की। अच्छा, और आपको जो बोलने की आजादी मिली हुई है, इतना बोलने की आजादी मिली, आपातकाल है? धनंजय जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जरा सा अगर थोड़ी सी भी बटन घूम जाएगी ना आपातकाल की तरफ, तो आप यकीन मानिए उस आपातकाल का दर्द आपने सहा ही नहीं। बोल रहा था, आप उसमें इंटरप्ट कर दिए। इंटरप्ट तो करना पड़ेगा सर। आप पत्रकारों की जमात को, एक मिनट, आप पत्रकारों की पूरी जमात को, आप पत्रकारों की जमात को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन निष्पक्ष है, और जो आपके हिसाब से बोलता है वो निष्पक्ष है, और जो आपके हिसाब से चीजें नहीं बोलता वो सब बिक गए हैं। तो आप हमें सर्टिफिकेट दे दो, ये आजादी आपको इस आपातकाल में मिली हुई है, ये आपातकाल अघोषित आपको मुबारक हो। जो आपको आपका अधिकार देता है, जो जनता की आवाज की तरह बात करता है, ये मैं कह रहा हूं, इस आघोषित आपातकाल जो आप कथित तौर पर कह रहे हैं, उसका शुक्र मनाइए कि इतना बोलने की मोहलत है, क्योंकि हमें पता है कि उस आपातकाल में गाने तक नहीं गाने दिए गए थे, गाने तक नहीं गाने दिए गए थे। विपक्ष को गोली मरवा दीजिए ना, अगर ना गोली क्यों मरवा देंगे? अब देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार की बुराई के जवाब कर रहा हूँ, आप तो गाली देने की बात कर रही है। आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, आपको कब गोली मारी भाई? कर रहा हूँ, आप इमरजेंसी में मारी थी गोली, आप भूल गए, इमरजेंसी में गोली मारी थी, अभी नहीं मारते, आप परेशान हो रहे हैं। किसको मारी गई थी गोली बताइए? इमरजेंसी के पहले आपको याद होगा वहां पे जो तत्कालीन रेल मंत्री थे उसको बम से उड़ा दिया गया था सरकार के, आपको याद है ना? अनिल जी इनको थोड़े नाम बता दीजिए, अनिल जी इनको नाम बता दीजिए। धनंजय जी, जैसे राजीव जी की याद एक तरफा चलती है, धनंजय जी की याद भी एक तरफा चलती है। पर लिखा हुआ था मैं अंधा हूं, मैं गुंगा हूं, बहरा हूं, पूरा तुर्कमान गेट उजाड़ दिया गया था। तुर्कमान गेट नहीं याद आएगा सर, वो ऐसी चीजें नहीं याद आती धनंजय जी को। जैसे राजीव जी को इस तरफ की बातें याद नहीं आती, धनंजय जी को उस तरफ की बातें याद नहीं आती। लेकिन आज के पत्रकारों क्या हो गया है? ओहो, सरकार से सवाल पूछने में इतना डर किस लगता है? हाँ। घोषित आपातकाल है। बोलिए अनिल जी। अरे मुझे एक मिनट, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। राज्य बना पहली सरकार, कांग्रेस की नॉमिनेटेड सरकार अजीत जोगी की थी, उस समय थी अघोषित इमरजेंसी, आज नहीं है। मुझे एक नहीं 10 अखबार छोड़ने पड़े, फिर जाके दिल्ली का चैनल ज्वाइन किया तो वहां पर भी छोड़ने की नौबत आ गई थी। मेरी गाड़ियों को तकलीफ, मेरे धंधे को तकलीफ, और आखिर में मुझे फिर चुनाव के बाद सरकारी सुरक्षा मिली। सरकारी सुरक्षा प्राप्त करने वाला इस पूरे छत्तीसगढ़ में मैं पहला पत्रकार हूं जिसने, मैंने तो खैर उस सुरक्षा वापस कर दिया था। देखिए हम लोगों ने, अनिल जी मैं क्या बताऊं, हमारा पेशा ऐसा है, छोड़ेंगे नहीं। अनिल जी हमारा पेशा ऐसा है कि बीजेपी को
या सत्ता को या विपक्ष को, चलिए मैं पार्टी का नाम भी नहीं लेता हूं, उनको हम ही खटकेंगे सर। और अगर हम खटकना बंद हो जाएंगे तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, ये आप मानिए। हम अगर खटकना बंद हो गए तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। अब राजीव जी बहुत संक्षेप में, राजीव जी मुझे ये बताइए कि हालात इमरजेंसी के बहुत बुरे थे, कोई दो मत नहीं, सब मानते हैं, और उसकी सजा कांग्रेस को मिली भी थी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं मिली थी, और उसको लेकर खुद कांग्रेस के नेताओं ने कहा गलत है, उससे लेकर तब से लेकर आज तक कहा जा रहा है। आज भी भूपेश बघेल जी ने बोला कि भाई हाँ 2.5 साल में हमने इमरजेंसी लगाई, कंडीशन देख करके लगाई, पर अब 11 साल से अघोषित आपातकाल है, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। पर एक बात ये बताइए कि क्या वो इतना बुरा था तो क्या आप वाकई में सब उतना अच्छा है जितना आप लोग बताने की कोशिश करते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो, मानव अधिकारों की बात हो, लेबर लॉ आप देखिए कितनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। हर संविधान संशोधन में जो होता है उसमें मेजॉरिटी जो है वो ऐसा लगता है कि वो हाशिए पर चली जाती है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के फेवर में चीजें हो जाती हैं। तो ये भी तो एक तरह से कहा जाता है कि वो एक झटके में चले गए थे, आप धीरे धीरे शने शने उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आपकी बात आ गई है। हाँ। जी अभी आपको मैं बता देता हूं, जस्टिस सिन्हा ने कहा कि आपका चुनाव शून्य है, पूरे संविधान को बदल दिया गया, देश में आपातकाल लगा दिया गया। अभी चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी पार्टियों को हिसाब देना पड़ेगा। हमें जो लानत मनालत मिली तो ये क्या आपातकाल था? हमारे ऊपर एलिगेशंस लगे, आप चुनावी चंदा ले रहे हो। साहब ये तो खुला तंत्र है, यही तो यानी लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को सब कोई मिलके लानत मलानत करते हैं, मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर लानत मलानत करते हैं, अमित शाह जी के ऊपर करते, पूरी पार्टी के ऊपर करते हैं। तो यही तो खुला लोकतंत्र है, यही तो आनंद है लोकतंत्र का। ठीक है। और उसके बाद तमाम लोग चुनाव के बाद ठीक है सर, जब वहां शपथ लेते हैं एक साथ चाय पीते हैं। ठीक है, लेकिन वो 2.5 साल में नहीं हुआ। समय खत्म हो गया। आज भी राजीव जी समय खत्म हो गया, लेकिन धनंजय जी को 10 सेकंड देने पड़ेंगे, वरना वो कहेंगे आपातकाल लगा हुआ है हमारी तरफ से। ना राजीव जी आप मत बोलिए, आप सत्ता में हैं। धनंजय जी बस थोड़ा जल्दी से बोलिए, 15-20 सेकंड में। बात कर रहा था तो मुझे इस बात की नाराजगी है जी। इनको यही नहीं पता कि जो न्यायालय ने फैसला दिया था, इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिन बाद उसको स्टेन किया था। तो यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरएसएस इंटरप्ट कर रहा है। ना बोलने दीजिए राजीव जी, बोलने दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 15 दिन बाद आया और उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जय नारायण प्रकाश, मोरारजी देसाई, संघ और जनसंघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रैक्ता फैलाया, जिसके कारण आपातकाल लगाया गया था। अच्छा, और वही लोग सरकार में और अघोषित आपातकाल लगा चुके हैं। धनंजय जी सुनिए ना, बोल सकता धनंजय जी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को अब मैं फिर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मैं बीजेपी वाला हूं। दिक्कत ये है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानो के केस में आपकी सरकार ने बात कर रहा हूं, आप कोई फैसला बता दीजिए मुझे। शाहबानो के केस का हवाला दे दूं मैं अनिल जी? उस आपातकाल के फैसले में बात कर रहा हूं ना मैं। अब फिर तो अरे तो भाई वो आपातकाल में वही तो कह रहा हूं ना, आप समझिए ये आप लोगों की, आप दोनों पार्टियों की बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सुविधा की सियासत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम आपातकाल पर चर्चा कर रहे हो ना बिल्कुल आपातकाल पर ही। अब आप आज कौन सा आपातकाल लगा, फिर आप उनको अघोषित आपातकाल क्यों कर रहे हैं? आप अभी तात्कालिक फैसलों को लेकर ही उनको आपातकाल की दुहाई दे रहे हैं ना। मैंने आपकी सरकार के एक फैसले को लेकर आपातकाल शब्द इस्तेमाल कर लिया तो आप नाराज हैं। न पत्रकार बोल सकता है, चैनल को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है चलिए, निकाल देते हैं लोगों। ठीक है, अरे आप तो जेल में डाल दिए थे ना। ठीक है चलिए, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा भाई। ना ठीक है राजीव जी, धनंजय जी, राजीव जी, धनंजय जी, बस माफी चाहूंगा। राजीव जी, धनंजय जी, बस कल फिर करेंगे डिबेट सर कल फिर किसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, आप दोनों आ जाइएगा सर प्लीज। धनंजय जी प्लीज, समय बहुत देखिए आज ओवरशूट हो गया सर देखिए बहुत ओवरशूट हो गया। धनंजय जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, राजीव जी, धनंजय जी प्लीज सर बहुत ओवरशूट हो गया है। देखिए मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजों में शरण हुआ है, चाहे वो हमारे सम्मान का हो चाहे काम का हो। ये बात सही है कि बहुत सारी जगह पर उतनी आज़ादी नहीं है जितनी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उस आज़ादी का मिसयूज होता था और उसकी वजह से सरकार ने बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं जिसको लेकर के डिबेट होनी चाहिए।
लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सब पर क्या ये थोपना जरूरी था। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि इमरजेंसी जैसा कलंक किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं होता है। कांग्रेस के ऊपर उसके इल्जाम है, बीजेपी के ऊपर आज की शक्ति के इल्जाम है। कांग्रेस उस वक्त के लिहाज से उसे सही ठहराती है, उसे वक्त की जरूरत की मांग बताती है, और आज की जो स्थिति है उसको लेकर बीजेपी अपना दावा करती है कि हम जो कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। हम थोड़े जैसे अनिल जी और हमारे जैसे पत्रकार, हम जो भी कर रहे हैं वो हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ समाज के हित में करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को ना पहले पसंद आया था ना आगे पसंद आएगा, उसकी कोई बात नहीं। उस इमरजेंसी में भी पत्रकार निशाने पर थे, इस अघोषित कथित आपातकाल में भी कांग्रेस के निशाने पर पत्रकार ही हैं। हम सदा से निशाने पर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हमारे निशाने पर सरकारें और सियासी पार्टियां रही हैं, आगे भी रहेंगी। नमस्कार।